हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में जीएनएफसी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करता चलूँगा और आप समझ जाएंगे कि पाइथ्रोस्की स्कोर से किस प्रकार किसी भी स्टॉक का आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनीज एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे इस एनालिसिस के होंगे 3 राउंड, और ये राउंड्स होंगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। और इन राउंड्स में हम पूरे 9 क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक नज़र डालते हैं जीएनएफसी के कुछ बेसिक डाटा पर। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैप है 3,435 करोड़। अर्निंग पर शेयर इनकी 32.69 थी लास्ट ईयर, और इनका जो पी रेशो था ये था 6.76। इनका पी रेशो 14.76 और बुक वैल्यू 340.97। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65, डिविडेंड यील्ड 3.17, और इनका जो फेस वैल्यू है शेयर का वो है 10 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक जानकारी जीएनएफसी के लिए, और अब हम चलते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने और आते हैं अपने पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। ये वो 4 क्राइटेरियाज हैं जिसमें हमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है मार्च 2020 में वो आया है 498 करोड़, और ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ी सी नजर आप डालिए इनके नेट प्रॉफिट पर। आप देखेंगे कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 4 साल में सबसे कम आई है मार्च 2020 में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, और खास करके 18 और 19 में इनका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा था, 789 और 741 था रिस्पेक्टिवली, और अब ये 498 करोड़ हो गया। तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले ध्यान रखना चाहिए कि इसकी क्या वजह है कि इनका सेल कम हुआ है और प्रॉफिट कम हुआ है। और अब हम आते हैं इनके दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगा रिटर्न ऑन एसेट तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम 1 में, और बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट है मार्च 2020 का, जो कि है 6.03%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कि यदि कंपनी ने जो अपने ऑपरेशंस के थ्रू कैश जनरेट किया है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आइए देखते हैं। इनके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकाला, और हमने देखा कि इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 285.73 करोड़। और फ्रेंड्स, उसके जो कमी होने की वजह है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और इनकी इन्वेंट्रीज है ये काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और लगभग 400 करोड़ से ये इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इनका 400 करोड़ के लगभग इनका कैश फ्लो डाउन हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हैं, और ये एक अच्छी चीज नहीं है। और इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, और मैं यहाँ पर उसका एक रीजन और देना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा इनका एबिटा काफी ज्यादा कम हुआ है, और ये 541 करोड़ हुआ है इस साल में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अलार्मिंग है, फ्लैग्स हैं, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर
1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी हमने जो क्राइटेरिया नंबर 3 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो क्राइटेरिया नंबर 1 के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी हमने देखा है कि हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 285 करोड़ है और नेट इनकम है 498 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट, क्योंकि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है 285 करोड़, ये इनके नेट इनकम 498 करोड़ से कम है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक 0 पॉइंट। और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड यहाँ पर खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 3। तो हमारा पहला राउंड यहाँ पर खत्म हुआ और पहले राउंड के बाद में अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। और इसमें 3 क्राइटेरियाज है। कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं? ये रहे वो 3 क्राइटेरियाज। और इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें राउंड 2 और राउंड 3 में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो कि लोअर और हायर होंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने जो करंट ईयर के फिगर्स हैं उनको प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना है। जैसा कि इसमें हमें देखना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी लीवरेज पोजीशन को सुधारना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। और हम यहाँ पर इसके लिए चेक करते हैं, दोनों साल के डाटा को कंपेयर करते हैं और हमने यहाँ पर देखा कि इनका मार्च 2019 में जो डेब्ट टू इक्विटी था वो 0.04 था, जबकि ये बढ़ गया है मार्च 2020 में। और ये एक फंडामेंटली गलत है और इसकी वजह से हम यहाँ पर कंपनी को एक और 0 पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को एक 0 पॉइंट मिलता है क्योंकि कंपनी की लीवरेज पोजीशन खराब हुई है। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है हमारा हायर करंट रेशो का। और ये हमें देखना है कि जो करंट रेशो है हमारा करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के करंट रेशो से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है और ये देखना है कि लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमने फिर से कंपैरिजन किया और हमने देखा कि इनका मार्च 2019 में जो करंट रेशो था वो था 2.43, जबकि ये मार्च 2020 में कम हो गया है, 2.03 हो गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इस वजह से यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी इशू किए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किसी भी तरह का कोई इन्होंने इक्विटी इशू नहीं किया है, उससे कोई पैसा नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं हुई है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और लीवरेज में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड और इस राउंड में हैं 2 क्राइटेरियाज। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। जी हाँ, हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो इसके लिए हम फिर से कंपैरिजन करते हैं दोनों साल का और हम देख रहे हैं कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 2019 में वो था 18.46%, जो कि कम हो गया है मार्च 2020 में और ये हो गया है 13.45%। फ्रेंड्स, ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ इनका मार्जिन्स, जो ये मार्जिन अपने प्रोडक्ट्स पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी खराब हुई है और यहाँ पर कंपनी को मिलेगा एक 0 पॉइंट। और मैं अभी आपको इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी जो नेट सेल है वो
लास्ट ईयर 5,896 करोड़ थी, जो कि कम हो गई है, 5,162 करोड़ हो गई है। और इसमें लगभग 12% की कमी आई है सेल्स में, 12% सेल ड्रॉप हुई है। लेकिन यदि आप इनके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो एक्सपेंस है वो 5,027 करोड़ से 4,620 करोड़ हुआ है, जो कि लगभग 8% है। यानी कि इनकी जो सेल हुई है वो तो ड्रॉप हुई है लगभग 12% से, लेकिन इनकी जो एक्सपेंसेस है वो केवल 8% से कम हुए हैं। तो इसकी वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमजोर हुआ है और इनको हम यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं। और अब हम चलते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कंपनी की जो सेल है वो अपने एसेट्स के, टोटल एसेट्स के कितना परसेंटेज आई है। तो इसको हमें कंपेयर करना होगा दोनों साल के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 77.48%, जो कि मार्च 2020 में बहुत ज्यादा कम हो गया है और 61.32% हो गया है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में एक खराब प्रदर्शन किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक और 0 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में भी कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का, वो हो जाता है 4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो एक पॉइंट अचीव किया है लीवरेज में, वो केवल इसलिए किया है कि इन्होंने शेयर डाइल्यूट नहीं किए हैं। यदि वो पॉइंट नहीं होता तो इनके 3 पॉइंट्स ही आते। तो यहाँ पर हम इस कंपनी को मार्च 2020 के लिए एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। हालांकि स्कोर वाइज देखें तो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और आपको ये देखना होगा कि कुछ क्वार्टर्स इसके अच्छे आए, कुछ इसमें ग्रोथ नजर आए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा और आप कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं और वो है यहाँ पर आप देखिएगा इनका EPS। आप इनका जो EPS देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इनका EPS 48.24 से गिर करके 32.69 हो गया है, जो कि एक काफी अच्छी खासी गिरावट है और पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा कम EPS इस कंपनी ने बनाया है। और यदि आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट के पास लगभग 41.18% शेयर्स हैं और जो कि स्टेट गवर्नमेंट की 2 ऑर्गेनाइजेशंस के पास में है। और यदि आप इनका बाकी का देखेंगे तो इनकी जो FII की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं FII ने अपनी होल्डिंग लगभग 2.5% कम कर ली है और 12.36% से 9.94% कर ली है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस शेयर में लगातार कंपनी में जो FII का इन्वेस्टमेंट है वो कम होता चला जा रहा है। 2019 के बाद में इसमें लगातार कम हो रहा है। हर क्वार्टर में इनका जो FII का इन्वेस्टमेंट है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये भी एक अलार्मिंग फ्लैग है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।